हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएम इंस्टीट्यूशंस। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 क्या है? सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मतलब हम इंडिया की बात करेंगे आज, ठीक है, और उसके कौन कौन से सेक्टर हैं, कितने टाइप्स के सेक्टर्स होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है, दैट मीन्स पैसे से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, जहां पर भी इकोनॉमी वर्ड आ जाए ना, समझ लेना पैसे की बात हो रही है। तो जो भी, जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करूं, तो जो भी आप काम करोगे ना पैसे कमाने के लिए, आप जो भी वर्क कर रहे हो किसके लिए? पैसे कमाने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए। तो वो सारी एक्टिविटीज जो भी पैसे कमाने के लिए की जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो उन सबके सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे प्राइमरी, टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, पब्लिक, प्राइवेट, सारे के सारे आज हम सेक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स की आज हम बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर। चैप्टर नेम इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप डेली लाइफ में देखते होंगे, डेली लाइफ में आजकल जो कुछ भी चल रहा है, जो भी बंदा काम कर रहा है, सारे की सारे इनकम जनरेट करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर, वेजिटेबल स्टोर, लेबर्स, फिशिंग, टेलर, पानी पूरी वाला बेच रहा है पानी पूरी, ठीक है, ब्रिक्स फॉर्मिंग, सारी सेलिंग। अभी मैंने बताया इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, मैंने आपको अभी बताया था जो भी एक्टिविटी इनकम जनरेट करने के लिए की जाती है, पैसे कमाने के लिए की जाती है, वो सारी एक्टिविटीज किसमें काउंट होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ठीक है, अभी किसान खेती कर रहा है, एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, दैट मीन्स खेती करके ये गेहूं उगाएगा, गेहूं को जाके मार्केट में बेचेगा, तो उससे इसे क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही ये देखो सब्जियां बेच रही है, तो ये भी इनकम जनरेट करने के लिए अपना ये काम कर रही है। ऐसे ही लेबर्स हैं, पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। मछलियां, ये मछली पकड़ रहा है, फिशिंग का काम कर रहा है। टेलर है, कपड़े सिलने का काम करते हैं। पानी पूरी बेच रहा है, ईंटें बना रहा है, ये साड़ी बेच रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज किस में आ जाएंगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, क्योंकि ये सारी की सारी एक्टिविटीज क्यों की जा रही है? ताकि हमारी कुछ इनकम बन सके, इनकम जनरेट हो सके। ठीक है, पैसे कमाने के लिए सारी एक्टिविटीज की जा रही है। ठीक है, तो आप कह सकते हो दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड टू जनरेट इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो 3 टाइप से इसको क्लासिफाइड किया गया है। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, तो नेचर पर डिपेंड होती है, नेचर पर बेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती है। और लास्ट है आपका ऑनरशिप के बेस पे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। ऑनरशिप में भी 2 टाइप्स की एक्टिविटीज होती हैं, तो अब इसमें थोड़ा डीपली समझ लेते हैं हम। इसमें देखेंगे नेचर वाली जो एक्टिविटीज होती है, 3 फैक्टर्स होते हैं इसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, जो नेचुरल, नेचर पर बेस होती हैं एक्टिविटीज, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, 3 सेक्टर्स में डिवाइड की गई है। और जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पर बेस होती है वो 2 सेक्टर में डिवाइड की गई है, ऑर्गेनाइज्ड और इनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ओनरशिप के बेस पर अगर हम बात करें तो पब्लिक और प्राइवेट 2 टाइप्स के सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी में बात की जाए तो प्राइमरी में अगर हम नेचुरल चीजों को हरास करके, नेचुरल चीजों का शोषण करके कोई भी चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो वो किस सेक्टर में आ जाता है? प्राइमरी सेक्टर में। जैसे एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है, इसमें हमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है,
तो एग्रीकल्चर सेक्टर आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। फिर आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है, ठीक है, जैसे इंडस्ट्री बेस, वो किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में। और सर्विस सेंटर जो भी आ जाता है, जो भी सर्विस सेक्टर है ना, वो आपके किस में आ जाते हैं, टर्शियरी सेक्टर में। जैसे कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर सर्विस देता है ना आपको, आपका चेकअप करता है, आपकी सारी मेडिसिन वगैरह आपको देता है, आपको जो कोई भी डिसीज होती है तो, ठीक है। तो जैसे मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं टीचिंग कर रही हूँ ना, तो टीचिंग इज ऑल्सो अ टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। तो जितनी भी जो भी चीजें सर्विस देती हैं, ठीक है, सेवा करती हैं, जो भी लोग सेवा कर रहे हैं वो कौन से सेक्टर में आते हैं, टर्शियरी सेक्टर में। तो 3 टाइप्स के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, जो नेचर के बेस पे होते हैं। उसके बाद आपके एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पे अगर हम कंडीशन बेस की बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो 2 टाइप के सेक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड जो पूरे की पूरे वेल सेटल्ड हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज में आ जाते हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिनका ना टाइम फिक्स है, ना कोई प्लेस फिक्स है, मतलब बस चल रहा है उनका काम। जैसे आपने देखे होंगे, रोड पे सब्जी वाला बैठा है, रोड पे कोई कुछ बेच रहा है, तो उनका कुछ भी फिक्स नहीं है, ना उनकी इनकम फिक्स है, कितनी इनकम, कितने पैसे वो एक दिन में कमाएंगे, कितने महीने में कमाएंगे, ठीक है, ना उनका टाइम फिक्स है, किसी भी टाइम पर उन्हें काम करना पड़ जाता है, ठीक है। तो उसमें फिक्स नहीं होता कुछ भी, तो इसलिए इसे अनऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड जो नहीं होते। और ऑर्गेनाइज्ड में सारी चीजें पहले से ही वेल सेटल्ड होती हैं, ठीक है। अगर हम ओनरशिप की बात करें तो पब्लिक एंड प्राइवेट, तो पब्लिक नाम से ही पता चल रहा है, जैसे अभी मैंने इससे पहले चैप्टर में पब्लिक फैसिलिटीज की बात की थी ना, जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट चलाती है जिसको। तो पब्लिक सेक्टर सारे वो सेक्टर्स आ जाते हैं इसमें जिनको गवर्नमेंट चलाती है, जैसे गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट चीजें, गवर्नमेंट रेलवेज, ये सारे किसमें आ जाते हैं, पब्लिक सेक्टर में। और प्राइवेट में जिन्हें कोई प्राइवेट पर्सनल ग्रुप या पर्सनल कोई बंदा चला रहा है, ठीक है, अपने दम पे कोई चला रहा है, अपने दम पे कोई पूरा ग्रुप है, वो कुछ कोई भी स्कूल खोल के बैठा है, कोई भी हॉस्पिटल चला रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर उसमें आ जाता है, ठीक है। तो पब्लिक और प्राइवेट में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब इनको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे हम, इन सारे सेक्टर्स को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, hope you students have clearly understood all these sectors, ठीक है। तो प्राइमरी में आपको पता चल गया, ये सारे प्राइमरी में आ जाते हैं बच्चों, डायरेक्टली नेचर से कनेक्ट होते हैं जो, ठीक है। प्राइमरी में अभी मैंने बात की, जैसे एग्रीकल्चर की बात की थी, जो डायरेक्टली नेचर से कनेक्ट होता है ना, वो प्राइमरी सेक्टर में काउंट किए जाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारे किस में आ जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर में, जो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, नेचर से कनेक्टेड है। तो यू कैन से व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector। मतलब आप कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो ना, कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, नेचुरल रिसोर्सेज का शोषण करके आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हो, तो वो सारी किसमें आ जाती है, आपकी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। वो सारे के सारे जो एक्टिविटीज हैं, एग्रीकल्चर, माइनिंग, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारी एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएंगी। और ये जो है ना, ये बेस होता है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो प्राइमरी सेक्टर के बिना नहीं बन सकते। तो हमारी पूरी इकोनॉमी का बेस होते हैं कौन, प्राइमरी सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर्स पर ही पूरी की पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है। अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होंगे तो ना तो सेकेंडरी सेक्टर होंगे ना टर्शियरी होंगे। तो सेकेंडरी और टर्शियरी भी किस पे डिपेंड है, प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड है। जैसे यहाँ पर देख लो, टी शर्ट बन रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये टी शर्ट बन रही है। ये टी शर्ट किसका यूज करके बन रही है बच्चों, कॉटन का यूज करके बन रही है। और कॉटन कौन सा सेक्टर हुआ, प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि कॉटन क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। तो नेचुरल रिसोर्स का यूज करके
टी शर्ट की प्रोडक्शन हो रही है और टी शर्ट की प्रोडक्शन हो रही है, तो आप कह सकते हो कि जितने भी प्राइमरी सेक्टर्स में जितनी भी चीजें आएंगी ना, वो हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी का बेस होती है, ठीक है। तो यू कैन से इट प्रोवाइड द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप इसे और क्या कह सकते हो, इस सेक्टर को आप एग्रीकल्चरल सेक्टर और रिलेटेड सेक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, तो आप इसे एग्रीकल्चरल सेक्टर और अदर सेक्टर भी बोल सकते हो, रिलेटेड सेक्टर भी बोल सकते हो। सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें, तो अभी मैंने बताया था, देखो यहाँ पे क्या काम चल रहा है बच्चों, यू कैन सी दिस, क्या काम चल रहा है। इसमें आप नेचुरल चीजों को ना नए फॉर्म में, नई किसी चीज में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हो, ये चीजों का, नेचुरल चीजों का यूज करके नई चीज में इसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, तो it includes those activities in which we change the product of nature into a new form। इसमें नेचुरल चीजों को नई किसी चीज में ट्रांसफॉर्म कर देना, जैसे अभी हमने देखा कॉटन को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, टी शर्ट में, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो गेहूं का, आपने गेहूं को ट्रांसफर कर दिया बिस्किट में, गेहूं से बिस्किट बना लिए, ठीक है। तो आप नेचुरल चीजों का यूज करके ना उसे किसी नई चीज में ट्रांसफॉर्म कर देते हो, तो वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगी, ठीक है। क्लियर एवरीवन? तो सेकेंडरी सेक्टर को आप इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी बोल सकते हो। It includes those activities in which we can change the product of nature into new form। नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल चीजों को नई फॉर्म में, नई चीज में ट्रांसफॉर्म कर देना, उसी को हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन का यूज करके देखो कपड़े बनाए जा रहे हैं, शुगर केन को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर दिया शुगर में, जैगरी में भी चेंज कर सकते हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ पे देखो नेचुरल चीजों का यूज करके ही तो हो रही है। और यहाँ पर पेपर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लकड़ियां, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उन लकड़ियों का यूज करके पेपर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। सो यू कैन से व्हेन नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू न्यू फॉर्म, ठीक है। नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज किया जा रहा है न्यू फॉर्म में, और कैसे चेंज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके, ठीक है। तो नेचुरल चीजों का यूज कर रहे हैं, नेचुरल चीजों का यूज करके उसे न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है बाय मैन्युफैक्चरिंग देम, ठीक है, उन्हें मैन्युफैक्चर करके। तो वो सारे सेक्टर, कौन से सेक्टर में ये सारी एक्टिविटीज काउंट होंगी, सेकेंडरी सेक्टर में। क्लियर एवरीवन? उसके बाद आता है आपका टर्शियरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, जितनी भी सर्विसेज हो रही है आप लोगों को, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, वो सारी की सारी किस में आती हैं, टर्शियरी सेक्टर में आती हैं, ठीक है। तो टर्शियरी सेक्टर को ना आप कह सकते हो सर्विस सेक्टर। क्लियर एवरीवन? तो टर्शियरी सेक्टर में, इसमें आप कह सकते हो, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। तो जितनी भी एक्टिविटीज टर्शियरी सेक्टर के अंदर होती है, वो सारी की सारी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही है। टर्शियरी सेक्टर में हम जैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर टर्शियरी सेक्टर ना हो तो प्राइमरी और सेकेंडरी की डेवलपमेंट हो सकती है, नहीं ना, नहीं हो सकती। बिना टर्शियरी सेक्टर के प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें सर्विस देने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। प्राइमरी मतलब नेचुरल रिसोर्सेज की भी जरूरत होगी, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी जरूरत होगी, तभी हम आपको सर्विस दे पाएंगे। अब हमें सर्विस देने के लिए सब चीजों की जरूरत पड़ रही है, बोर्ड की जरूरत पड़ रही है,
फैन की, एसी की, जो भी चीजें, चेयर्स की, ठीक है, कैमरे की, हर एक चीज की जरूरत पड़ रही है। ये सारी चीजें हमें कैसे मिली? प्राइमरी और सेकेंडरी का यूज करके ही तो मिली है ना। तो टर्शियरी सेक्टर में जितने भी लोग आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी की हेल्प से। अगर हम लोग नहीं होंगे, टर्शियरी सेक्टर्स वाले लोग नहीं होंगे, तो क्या प्राइमरी और सेकेंडरी की डेवलपमेंट हो सकती है? नहीं हो सकती ना। सो यू कैन से दैट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ऑल थ्री सेक्टर्स आर इंटरलिंक विद ईच अदर। ठीक है, तो जितने भी ये तीनों सेक्टर है ना वो आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरलिंकिंग है। अगर एक भी सेक्टर को हटा दिया जाए ना तो बाकी के दो सेक्टर जो होंगे उनकी नींव गिर जाएगी। ठीक है, तो तीनों के तीनों सेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, तीनों सेक्टर्स का होना जरूरी है, तभी तीनों की इक्वली डेवलपमेंट हो पाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं टर्शियरी सेक्टर में। वैसे तो मैंने एग्जांपल आपको दे दिए थे, फिर भी और एग्जांपल आप देख सकते हो। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, टीचर लाइक मी, डॉक्टर, बार्बर, कॉबलर, लॉयर, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे किस में काउंट किए जाते हैं बच्चों? ये सारे के सारे काउंट किए जाते हैं सर्विस सेक्टर, दैट मीन्स टर्शियरी सेक्टर के अंदर। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट हम बात करें इन तीनों सेक्टर को कंपेयर कैसे किया जाता है। कंपैरिजन इन ऑल थ्री सेक्टर्स। कंपेयर करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की अगर हम तीनों की बात करें तो इनकी गुड्स और एंड सर्विसेज प्रोडक्ट इन तीनों सेक्टर्स की कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसका यूज करके हम तीनों सेक्टर्स की कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसने गेहूं उगाया, ये एक फार्मर है, पीजेंट है एक, इस पीजेंट ने 10 किलो गेहूं उगाया है। कितने रुपए का इसका गेहूं है? मान लेते हैं 20 रुपए का गेहूं उगाया है इसने। ठीक है, अब इस 20 रुपए का गेहूं उगाने के बाद इसने इस शुगर मिल को इसको दे दिया। ठीक है, अपने गेहूं को इसको दे दिया, फिर इसका रेट कितना बढ़ गया? 30 रुपए हो गया अब इसका रेट। अब इसने बिस्किट कंपनी को दे दिया ये गेहूं। ठीक है, अब बिस्किट कंपनी ने क्या किया? बिस्किट बना लिया इस गेहूं का। ठीक है, इसने मील को दिया तो गेहूं से क्या बना? आटा बना। अब इसने अपना जो भी आटा था, फ्लावर था, वो किसको दिया? बिस्किट कंपनी को दिया। अब बिस्किट कंपनी वहां पर जाने के बाद इसका रेट और बढ़ गया। स्टार्टिंग में देखो इसका रेट कितना था? 20 रुपए। जब फार्मर ने गेहूं उगाया तो गेहूं का रेट कितना था? 20 रुपीज। इसने इसको किसको दे दिया? शुगर मिल को दे दिया। शुगर मिल ने क्या किया? इसको मिल में दे दिया, तो इसने क्या किया? इसको आटे में कन्वर्ट कर दिया, फ्लावर में कन्वर्ट कर दिया, तो इस पे 10 रुपए का रेट और बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब इसका रेट कितना हो गया? 30 रुपीज। ओके एवरीवन, अब इसने क्या किया? मिल ने अपने इस आटे को, अपने फ्लावर को बिस्किट कंपनी को दे दिया। अब बिस्किट कंपनी ने क्या किया? बिस्किट बना लिए, तो अब उसका रेट और बढ़ गया। अब उसका टोटल प्राइस कितना हो गया? 50 रुपीज। टोटल प्राइस कितना हो गया इसका? 50 रुपीज इसका टोटल प्राइस हो गया। ओके एवरीवन, तो जो ये 50 रुपीज है ना वो इसका फाइनल प्राइस है। तो जीडीपी आप क्या बोल सकते हो? क्या होती है जीडीपी? जो गुड्स और सर्विसेज का फाइनल प्राइस होगा ना वो जीडीपी के अंदर काउंट किया जाता है। तो हम किसी भी चीज को, अब उसको किसी भी कस्टमर को हम गेहूं तो डायरेक्टली नहीं बेचेंगे, पूरा की पूरा बिस्किट बेचेंगे, तो अब सारे पैसों को तो इंक्लूड नहीं करेंगे ना कि गेहूं के 20 रुपए इंक्लूड करो, फिर 20 में 30 और इंक्लूड करो, जो आटा बना है उसका, फिर बिस्किट के 50 रुपीज और इंक्लूड करो। नहीं, सारा इंक्लूड नहीं होता। जो फाइनल प्राइस होता है ना उसी में बाकी की ये दोनों चीजों के प्राइस भी इसी के अंदर ऐड हैं। तो 50 रुपीज इसका फाइनल प्राइस है। तो जिस भी कस्टमर को ये बिस्किट मिलेगा ना वो इसके 50 रुपीज ही देगा। ये सब इसी के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, तो जो फाइनल प्राइस होता है ना गुड्स एंड सर्विसेज का, उसी को हम जीडीपी बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? आगे चलते हैं। तो जीडीपी से ही हम किसी भी
हम तीनों सेक्टर्स को, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों सेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं बाय द जीडीपी। अब ये आपका फाइनल गुड है। ये देखो इंटरमीडिएट गुड है, ये भी इंटरमीडिएट गुड है, और ये क्या बन गया, फाइनल गुड बन गया। तो मतलब जो फाइनल प्राइस मिलेगा ना वो इस फाइनल गुड का मिलेगा, इनका फाइनल प्राइस नहीं मिलेगा, ठीक है। जो बिस्किट बना ये आपका फाइनल प्राइस हुआ किसी भी गुड्स का, ठीक है। तो व्हेन वी कैलकुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर, क्या कह सकते हैं आप, when we calculate the production of each sector, we only added the value of final goods. सिर्फ हम किसको कैलकुलेट करेंगे, the value of final goods rather than intermediate goods. intermediate goods की प्राइस को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा जीडीपी में। जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड के प्राइस को इंक्लूड किया जाएगा। ओके एवरीवन, व्हेन वी कैलकुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर, वी ओनली एडेड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड रादर देन इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं अब हम। ये मैंने आपको बता दिया था, बिकॉज द प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स हैव ऑलरेडी बीन एडजस्टेड इन द फाइनल गुड्स, क्योंकि इनका प्राइस ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुका है, इसलिए हम फाइनल गुड के प्राइस को ही कैलकुलेट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जीडीपी आपको पता चल गया क्या होता है। The value of the final goods and services produced within the country during 1 year, एक साल के अंदर किसी भी कंट्री में जो वैल्यू निकलती है गुड्स और सर्विसेज की, फाइनल जो वैल्यू निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। किसी भी कंट्री की एक साल की ड्यूरेशन के अंदर किसी भी गुड्स और सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू निकल के आती है ना, वो किस में काउंट होती है, जीडीपी में काउंट होती है। देखो अगर प्रोडक्शन हाई होगी तो जीडीपी भी क्या होगा, हाई होगा। प्रोडक्शन अगर लो होगी तो जीडीपी भी क्या होगी, लो होगी, ठीक है एवरीवन। तो हाई प्रोडक्शन है तो हाई जीडीपी है, लो प्रोडक्शन है तो लो जीडीपी है। तो सबसे हाई प्रोडक्शन किसकी होती है, यूएसए की, तो जीडीपी भी किसकी हाई हुई, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंडिया हैज द 5th लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया 5वें नंबर पर है जीडीपी की रैंकिंग में, ठीक है, 5वें पोजीशन पर है इंडिया। तो इंडिया की जीडीपी 5th लार्जेस्ट जीडीपी है इन द वर्ल्ड। द जीडीपी ऑफ इंडिया इज मेजर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जीडीपी को कौन मेजर करवाता है, कौन मेजर करती है, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जीडीपी मेजर करती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपको याद होना चाहिए कि जीडीपी को कौन मेजर करवाता है, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके तीनों सेक्टर्स की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में अगर हम जाके देखें तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सेक्टर था वो कौन सा था, प्राइमरी सेक्टर। मतलब ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे, वहां ज्यादा काम कर रहे थे, तो प्राइमरी सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर था। अगर हम किसकी बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में था, इसलिए प्राइमरी सेक्टर पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर था। धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हुआ बच्चों, प्राइमरी से वो सेक्टर किस में शिफ्ट हो गया, सेकेंडरी में। अब मतलब जब ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो किस में वर्किंग हो गई, सेकेंडरी सेक्टर में। तो सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा काम क्रिएट हुआ, ज्यादा वर्क हुआ, तो उसमें ज्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व हुई, तो वो किस में आ गई, ग्रेजुअली धीरे धीरे कौन सा सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर में अब देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो टाइम के साथ क्या हुआ, अब ज्यादातर लोग सर्विस सेक्टर में आ गए, मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं मोस्टली लोग। तो अब जो सर्विस सेक्टर है जिसे हम टर्शियरी सेक्टर भी बोलते हैं, वो किस में आ गए, सारे के सारे जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो किस में ज्यादा आ गया, टर्शियरी सेक्टर के अंदर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लग गया, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी कम इंपॉर्टेंट हो गए
और टर्शरी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा जॉब लोगों को टर्शरी सेक्टर में मिलने लग गई। ठीक है, तो अब आप इसे लिख कैसे सकते हो, इन इनिशियल स्टेजेस मतलब शुरुआती टाइम में क्या हुआ था, द प्राइमरी सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन वर्ल्ड इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर जो था वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था। ग्रेजुअली जो सेकेंडरी सेक्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ से ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलने लग गई लोगों को। ठीक है, तो ओवर टाइम अ शिफ्ट हैज टेकन प्लेस फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो टाइम के साथ साथ क्या हुआ, प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया जो सेक्टर था, बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। ठीक है, अब पास्ट 100 ईयर में क्या हुआ, इससे पहले जो 100 सालों की, अगर हम पिछले 100 सालों की बात करें तो फर्दर हमें एक चेंज देखने को मिला जो कि सेकेंडरी से किस में कन्वर्ट हुआ, टर्शियरी में। अब ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा जो लोग थे वो किसकी तरफ जाने लग गए, टर्शियरी की तरफ, क्योंकि उन्हें टर्शियरी में अब ज्यादा जॉब्स वगैरह मिलने लग गई। तो इसलिए टर्शियरी जो सेक्टर था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लग गया। आगे हम बात करें, आई होप यू क्लियर एवरीवन। ठीक है, तो ये आपकी हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री के बारे में आपको सबको पता चल गया। ठीक है, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, इस तरीके से आप इसकी हिस्ट्री के बारे में लिख सकते हो। तो टर्शियरी सेक्टर में क्या होने लग गया, ज्यादा से ज्यादा राइज होने लग गया। अब आप देख रहे हो तो टर्शियरी सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला लोगों को, तो टर्शियरी सेक्टर ज्यादा राइज अप होने लग गया। ठीक है, ओवर द 40 इयर्स, 40 सालों में क्या हुआ है, प्रोडक्शन इन ऑल द 3 सेक्टर्स हैज इंक्रीज्ड। तीनों सेक्टर्स में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, बट टर्शियरी सेक्टर में बाकी दोनों सेक्टर के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्शन हुई है। ठीक है, बट इट हैज इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्शियरी सेक्टर। मैं आपको बोल के भी समझा रही हूँ और पीछे जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, इनको आप नोट कर सकते हो। इस तरीके से आप एग्जाम में लिख के आओगे। ठीक है, ओवर द 40 years while production in all the 3 sector has increased but it has increased the most in the tertiary sector। तो टर्शियरी सेक्टर में ज्यादा चेंज देखने को मिला फ्रॉम द पास्ट 40 years। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम। यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, ये ब्लू कलर किसको डिनोट कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर को। रेड कलर सेकेंडरी सेक्टर को डोनेट कर रहा है और ग्रीन कलर आपका टर्शियरी सेक्टर को डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ब्लू कलर को देख सकते हो, जो 1973 से 74 का अगर हम डाटा देखें तो तीनों सेक्टर ही इक्वली डेवलप हो रहे थे। प्राइमरी देखो सबसे ज्यादा डेवलप था, मतलब ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है तीनों में, सेम सेम कुछ कुछ चल रहा है। लेकिन 2013 से अगर 14 की हम बात करें तो इन दोनों में तो डेवलपमेंट हुई है। प्राइमरी और सेकेंडरी में तो प्रोडक्शन हुआ ही हुआ है, इंक्रीज हुआ है, बट टर्शियरी सेक्टर में ज्यादा हुआ है इंक्रीज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टर्शियरी सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया 2013 से 14 के। अगर हम डाटा को देखें तो टर्शियरी सेक्टर में ज्यादा चेंज हुआ है, ज्यादा राइज अप हुआ है। कौन सा सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। ओके एवरीवन, तो देखा आपने कितना बड़ा ह्यूज चेंज आया है टर्शियरी सेक्टर के अंदर। टर्शियरी सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया लोगों के लिए क्योंकि इसमें ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लग गई है, ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है टर्शियरी सेक्टर, ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सारे सर्विस सेक्टर वाले लोग सब किस में काउंट किए जाएंगे, टर्शियरी सेक्टर में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा डाटा समझा दिया, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों,
तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। इस तरीके से आप एग्जाम में ये डायग्राम भी, ये पूरा डाटा इस तरीके से दिखा के आ सकते हो एग्जाम के अंदर। ओके एवरीवन। तो यहाँ पर आप देखोगे 1973 से 74 का अगर हम डाटा देखें तो प्राइमरी सेक्टर में 40% जीडीपी थी और सेकेंडरी में 13% और टर्शरी सेक्टर में जीडीपी कितनी आई है 47%। ठीक है, तो ये परसेंटेज भी आपको पता होनी चाहिए, एक पूरा डाटा आपको पता होना चाहिए। तो कुछ कुछ चीजें लर्निंग वाली चीजें हैं, इन्हें लर्न कर लेना डाटा को। ठीक है, 2013-14 की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर से 14% जीडीपी आई है, सेकेंडरी सेक्टर से 19% जीडीपी आई है और टर्शरी सेक्टर से 67% जीडीपी आई है। तो आप देख सकते हो कितना ह्यूज चेंज हुआ है 2013 और 14 का अगर हम डाटा उठाएं तो टर्शरी सेक्टर में कितना बड़ा बदलाव आया है। सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें हुई है टर्शरी सेक्टर में, जीडीपी भी किससे सबसे ज्यादा मिली है 67% मिली है जीडीपी टर्शरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर ने सबसे कम कंट्रीब्यूशन किया है जीडीपी के अंदर। अगर हम 13-14 के डाटा को उठाकर देखें तो प्राइमरी ने सबसे कम और टर्शरी ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। आगे चलते हैं। टर्शरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन हुआ है कुछ इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि टर्शरी सेक्टर ज्यादा क्यों राइज अप हो रहे हैं। ठीक है, क्यों राइज अप हो रहे हैं आपको पता होना चाहिए, ज्यादा राइज अप टर्शरी सेक्टर की तरफ लोग ज्यादा क्यों जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा टाइम के साथ साथ सभी लोगों को सर्विसेज की ज्यादा जरूरत है। जैसे आप लोग बच्चों को ज्यादा एजुकेट करना चाहते हो, हमें मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, हमें सारी फैसिलिटीज चाहिए, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, हमें रेलवेज फैसिलिटीज भी चाहिए, रोडवेज फैसिलिटीज चाहिए, जो कुछ भी चीज है हमें सारी फैसिलिटीज की जरूरत है आजकल के टाइम में। ठीक है, हर एक इंसान को सारी फैसिलिटीज चाहिए होती है। अब वो फैसिलिटीज कौन देगा भाई, टर्शियरी सेक्टर ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं सारी फैसिलिटीज। तो टर्शियरी सेक्टर के बिना आजकल किसी का भी काम नहीं चल रहा। आप जैसे मोबाइल फोन से आप क्या कर रहे हो, दूर बैठे किसी को भी मेल सेंड कर सकते हो, मैसेज सेंड कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी किसमें काउंट हो रहा है। अब देखो ज्यादा लोग फोन का यूज कर रहे हैं तो उन्हें वो भी सर्विस में ही तो काउंट होगा। ठीक है, तो ये भी किसमें आ रहा है टर्शियरी सेक्टर में। मतलब कि अब लोगों को ना प्राइमरी और सेकेंडरी की नीड कम हो गई है एज कंपेयर टू टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं क्योंकि लोगों को नीड भी सबसे ज्यादा किसकी है, सर्विस की ज्यादा जरूरत है आजकल। तो टर्शियरी सेक्टर की तरफ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, ज्यादा प्रोडक्शन टर्शियरी सेक्टर से हो रहा है। ठीक है, तो टर्शियरी सेक्टर इसीलिए राइज अप हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो हॉस्पिटल्स, स्कूल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, बैंक्स, इन सब चीजों की लोगों को ज्यादा से ज्यादा जरूरत है आज के टाइम में। इसलिए जो सबसे ज्यादा जीडीपी दे रहा है वो कौन दे रहा है, टर्शियरी सेक्टर ज्यादा जीडीपी दे रहा है हमें। ठीक है, so we can say in a developing country the government has to taken responsibility for the provision of these services। तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो गवर्नमेंट है तो इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है गवर्नमेंट। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर है लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सेक्टर। इसका मतलब ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेती है। ठीक है, गवर्नमेंट ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। क्यों, डेवलपिंग कंट्रीज में गवर्नमेंट क्यों कर रही है ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड, क्योंकि लोग गरीब हैं, ज्यादा लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं है। ठीक है,
तो अब गवर्नमेंट नहीं करेगी तो लोगों की बेसिक नीड्स को कौन पूरा करेगा? तो ये सारी फैसिलिटीज जितनी भी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो डेवलपमेंट है ना, वो किसको लीड करती है? सर्विस सेक्टर को। तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं होगा, प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा, इंडस्ट्रियल को हम सेकेंडरी बोलते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर नहीं होंगे तो क्या टर्शियरी सेक्टर डेवलप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो टर्शियरी सेक्टर को डेवलप होने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी की जरूरत पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। हम सर्विस कैसे प्रोवाइड कर पा रहे हैं? बिना प्राइमरी और सेकेंडरी के तो नहीं कर पा रहे ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये तीनों सेक्टर है ना, वो इंटरलिंक है विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। होप यू क्लियर एवरीवन। तो टर्शियरी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता चल गया। जैसे कि मैंने अभी बताया, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किस में जनरेट हो रही है? टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, ठीक है। लोगों की डिमांड ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है, टर्शियरी सेक्टर की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं। जैसे बाहर का खाना आजकल लोग पसंद कर रहे हैं, शॉपिंग पसंद कर रहे हैं, ट्रैवलिंग पसंद कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में जाना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ओवर द पास्ट डिकेड सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पोर्टेंट एंड इसेंशियल, ठीक है। इस वजह से जो टर्शियरी सेक्टर है वो राइज अप हो रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विसेज की नीड है, सर्विस की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं लोग, इसलिए टर्शियरी सेक्टर इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वेयर आर मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड। तो हम दो टाइम के डाटा को देखेंगे, एक तो 1977 से 78 तक का डाटा देखेंगे और एक हम 2017 से 2018 तक का डाटा देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको देख सकते हो इनका ग्राफ भी दिया गया है। तो पहले क्या था, 77 और 78 का अगर हम डाटा देखें तो 71% जो पॉपुलेशन थी वो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थी, 11% पॉपुलेशन एम्प्लॉयड थी सेकेंडरी सेक्टर में और 18% पॉपुलेशन आपकी टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थी। तो आप देख सकते हो कि सेकेंडरी में सबसे कम थी, इसमें भी कम ही है, लेकिन जब आप 2017 और 18 का डाटा देखोगे तो आपको मेजर चेंज देखने को मिलेगा टर्शियरी सेक्टर में। यहाँ पर देखो कम हुआ है एम्प्लॉयमेंट, प्राइमरी में पहले 71% एम्प्लॉयमेंट था और ये घटकर कितना हो गया 44%। तो मतलब गिरावट आई है, प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। सेकेंडरी की अगर बात करें तो सेकेंडरी में थोड़ा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लेकिन इतना ज्यादा चेंजेस नहीं आया, 11% से 25% हुआ है। लेकिन जो मेजर चेंज आया है ना, डायरेक्ट किस में आया है, टर्शियरी वाले में देखो कितना बड़ा चेंज आया है। 18% था पहले एम्प्लॉयमेंट और इसकी परसेंटेज बढ़कर 31% हो गई। तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किस में बढ़ा है, क्या कह सकते हो आप, टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है फ्रॉम द पास्ट डिकेड, ठीक है। मतलब पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये टर्शियरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। यहाँ पर देखो 2017 और 18 का डाटा देखें तो प्राइमरी सेक्टर में क्या है, प्राइमरी सेक्टर में बहुत डिक्रीज हुई है एम्प्लॉयमेंट, सेकेंडरी में भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो मेजर चेंजेस आया है वो टर्शियरी में आया है। टर्शियरी में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि टर्शियरी फ्रॉम द पास्ट डिकेड की अगर हम बात करें तो टर्शियरी सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, किसके लिए, लोगों के लिए। और क्यों हुआ है, क्योंकि वहां एम्प्लॉयमेंट ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो लोग इसलिए टर्शियरी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिल रहा है उन्हें। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, तो मैंने बताया था एम्प्लॉयमेंट कंडीशन पे कौन से दो सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो पहले से ही वेल सेटल्ड है,
जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये मैडम बैठी हुई है, ठीक है। यहाँ पर इसे प्रॉपर सैलरी मिलती है, फिक्स्ड सैलरी है इसकी, फिक्स्ड टाइम है इसका, सब कुछ फिक्स है, वेल सेटल है, तो ऑर्गेनाइज में काउंट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट में रजिस्ट्री करानी पड़ती है। जैसे प्राइवेट लोग अगर स्कूल खोल के बैठे हैं, प्राइवेट स्कूल जो खोल के बैठे हैं, उन्हें भी तो रजिस्ट्री करानी पड़ती है ना, गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो ये रजिस्टर्ड होते हैं बाय द गवर्नमेंट, रजिस्टर्ड होते हैं बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के ही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, जॉब की सिक्योरिटी होती है, पेड हॉलीडेज होती है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स भी होते हैं। ऑर्गेनाइज में ना पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर ही आ जाते हैं, तो पब्लिक सेक्टर भी इसमें आ जाते हैं ऑर्गेनाइज में, और प्राइवेट वाले भी ऑर्गेनाइज में आ जाते हैं, क्योंकि दोनों ही सेक्टर में रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। जॉब सिक्योरिटी ठीक है, प्राइवेट में इतनी सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन कुछ तो टाइम फिक्स होता है ना, उनका प्रॉपर टाइम होता है। हॉलीडेज भी मिलती हैं, पेड हॉलीडेज, जैसे पब्लिक सेक्टर्स में आपने देखा होगा मैटरनिटी लीव, और भी बहुत सारी लीव्स होती हैं, मैरिज लीव, ठीक है। तो पेड हॉलीडेज भी मिलती है, और जो हॉलीडेज मिलती है उनके लिए उन्हें पे भी किया जाता है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो किस में आ जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उनकी वर्किंग कंडीशन भी अच्छी होती है, ऐसे धूल मिट्टी में नहीं होते, वो अच्छी कंडीशन में, वेल प्रॉपर उनकी यूनिफॉर्म होती है, वेल यूनिफॉर्म पहने हुए होते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग, ठीक है। रिटायरमेंट पे उन्हें पेंशन भी मिलती है। तो मोस्टली ये जो ऑर्गेनाइज में है ना, ये पब्लिक सेक्टर वाले लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाते हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज में देखें तो प्राइवेट वाले भी आते हैं, लेकिन पब्लिक वाले ऑर्गेनाइज में ज्यादा आते हैं। अगर हम अनऑर्गेनाइज की बात करें तो ना तो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होते हैं ये लोग, ठीक है, ना ही कोई रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करनी। जैसे आप इसको देख रहे हो, ये क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, दीवार बना रहा है, ठीक है। तो इसका कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, गवर्नमेंट में रजिस्ट्री भी फिक्स नहीं है, कोई रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करने, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी जॉब ये छोड़नी पड़ सकती है, ठीक है। कोई भी इसे पेड हॉलीडेज नहीं मिलती है, अगर छुट्टियां कर ली ना तो उसके लिए पेमेंट इसको नहीं की जाएगी, और कोई भी इसका टाइम फिक्स नहीं है, वर्किंग आवर कुछ भी फिक्स नहीं है। तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का आई होप आपको मतलब समझ आ गया। ऑर्गेनाइज मतलब नाम से ही पता चल रहा है सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है, और अनऑर्गेनाइज्ड में कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं होता, सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। Why don't all the people start working in the organized sector? अब जैसे ये एक आपका क्वेश्चन बनता है कि क्यों सारे के सारे लोग ऑर्गेनाइज में क्यों नहीं जा सकते, क्यों बहुत सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहते हैं, क्यों वो ऑर्गेनाइज में जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते वो ऑर्गेनाइज में। अब सवाल तो यही बनता है कि क्यों नहीं सब लोग ऑर्गेनाइज में लग जाते, जब ऑर्गेनाइज सेक्टर इतने अच्छे हैं तो सबको ऑर्गेनाइज में काम करना चाहिए। लेकिन बेटा सारे के सारे ऑर्गेनाइज में काम नहीं कर पाते, इनके बहुत सारे रीजंस हैं। रीजंस आपको पता होगा क्या क्या रीजंस हैं, ठीक है। जैसे जॉब की शॉर्टेज है, अब आप गवर्नमेंट जॉब में ही देख लो, कितने सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है, कितने सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन क्या सारे लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग पाती है? नहीं लग पाती, क्योंकि वैकेंसी इतनी कम होती है, पहली बात तो। दूसरा, टैलेंट की कमी होती है कुछ लोगों में, ठीक है, स्किल्स की कमी होती है। अब बच्चे में टैलेंट नहीं होगा तो कुछ लोग इंटरव्यू में फेल कर जाते हैं, कुछ लोग रिटर्न एग्जाम में ही फेल कर जाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब, बहुत बच्चे गवर्नमेंट की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन क्या सबकी जॉब लग पाती है? नहीं। पहली बात वैकेंसी कम है, दूसरा उनमें टैलेंट की कमी होती है कुछ लोगों में। तो आप कह सकते हो शॉर्टेज, ह्यूज शॉर्टेज ऑफ जॉब्स की शॉर्टेज होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में।
और इन सेक्टर में काम करने के लिए गुड नॉलेज और गुड स्किल्स की जरूरत होती है। तो एक तो वैकेंसी ज्यादा होनी चाहिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए, दूसरा जो भी बंदे इसमें काम करने के लिए जा रहे हैं उनमें टैलेंट होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर सकते हैं। तो यही कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से सारे के सारे लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं जा सकते। क्लियर एवरीवन? अब सवाल उठता है कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज जैसे मनरेगा जैसी फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड कर रही है ताकि उन एम्प्लॉय उन वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की है, ठीक है, मनरेगा भी इसी के अंदर आता है। जैसे आप देख सकते हो रूरल एरियाज में गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, उन्हें जैसे खेतों में फार्मर्स लगे होते हैं उन्हें बीज प्रोवाइड करा रही, सीड्स देती है, सीड्स प्रोवाइड करा रही है। लैंडलेस जो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं उनको लैंड प्रोवाइड करवाती है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके छोटे छोटे खेत हैं, बहुत कम वो खेती कर पाते हैं, ठीक है। शेयर क्रॉपर्स हैं, आर्टिशंस हैं, ठीक है, ये देखो जैसे कुम्हार है, ये मिट्टी के बर्तन बना रहा है। रूरल एरिया में इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इनको सीड्स प्रोवाइड करा रही है, जैसे कि मैंने अभी बताया सीड्स प्रोवाइड करा रही है। एग्रीकल्चर इनपुट्स प्रोवाइड करा रही है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए जिन जिन टूल्स की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट इन्हें फार्मर्स को, छोटे किसानों को टूल्स भी प्रोवाइड कराती है। लोन भी देती है इनको ताकि ये बड़े लेवल पर अपना काम स्टार्ट कर सके, इसलिए लोन भी देती है, वो भी बहुत आसान किस्तों में, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है ताकि इन्हें भी प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके एवरीवन, बहुत सारी फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड कराती है ताकि गवर्नमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी प्रोटेक्ट कर सके। अर्बन एरियाज में अब गवर्नमेंट कैसे प्रोटेक्ट करती है इनको, ठीक है, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, ये सारे बच्चे किस में आते हैं, ये सारे के सारे ना अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स हैं, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट वेंडर्स है जो सब्जियां बेचते हैं, सड़कों के साइड में सब्जियां बेचते हैं, गारमेंट मेकर्स हैं, कपड़े जो बनाते हैं, गारमेंट्स, ठीक है, रॉ मटेरियल्स। अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, इन्हें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराती है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स, कच्चा सामान जो भी होता है उन्हें रॉ मटेरियल्स बोलते हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करा रही है, मार्केटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट ताकि ये भी कुछ अच्छा स्टार्ट कर सके, अपनी जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग हैं कुछ अच्छी इनकम कर सके, ठीक है। तो उन्हें लॉ और पॉलिसीज भी उन्हें प्रोवाइड करा रही है, उन्हें राइट्स देती है, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के राइट्स हैं उन्हें नए नए राइट्स भी दे रही है गवर्नमेंट ताकि उन्हें भी प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके एवरीवन, तो अर्बन एरियाज वाले लोगों को भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता है इन सारी फैसिलिटीज के थ्रू। जैसे आपने देखा होगा SC ST वाले जितने भी लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब की भी अगर हम बात करें तो SC ST वाले लोगों को जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिलती है क्योंकि वो थोड़े अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है ना, तो उन्हें भी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। तो SC एंड ST कास्ट पीपल वर्क द मोस्ट इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में SC और ST वाले लोग ज्यादा काम करते हैं, इसलिए इन्हें गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है और इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल राइट्स भी दिए गए हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखे गए हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी जाके पढ़ सकते हो।
इनके लिए स्पेशल कुछ रूल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट ने। इट बिकम्स नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट शुड एंश्योर दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन विद देम। तो ये नेसेसरी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनके साथ SC/ST लोगों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भेदभाव ना हो। इसीलिए इन लोगों को ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ताकि इन अनऑर्गेनाइज्ड लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके एवरीवन, अब हम बात कर लेते हैं ओनरशिप में। ओनरशिप भी 2 टाइप्स के सेक्टर होते हैं। ओनरशिप की कंडीशन की अगर हम बात करें तो ओनरशिप में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर 2 टाइप्स के लोग होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, कोई ग्रुप है या कोई पर्सन है, वो अपनी खुद एक ऑनर है, वो खुद का एक मालिक है, ठीक है। जैसे प्राइवेट स्कूल वाले लोग होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले लोग होते हैं, उनका एक पूरा ग्रुप भी हो सकता है या फिर एक अकेला पर्सन भी हो सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर में कोई इंडिविजुअल या ग्रुप काम करता है और इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स वालों के। तो इनका मकसद ना सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है। क्या होता है इनका मकसद? सिर्फ इनका जो एम होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विप्रो कंपनी आपने सुनी होगी, फॉरेन की एक कंट्री है विप्रो, ICICI बैंक, ये भी एक प्राइवेट बैंक है। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई एक इंडिविजुअल या एक पूरा की पूरा ग्रुप इसके अंदर होता है जो इसे ओन करता है, मतलब इसके मालिक होता है। तो इनका काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। इनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना है। अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर्स की, ठीक है, प्राइवेट में अभी मैंने बताया एक ग्रुप या इंडिविजुअल ही इसको ओन करता है। और इसका काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट जो भी सेक्टर चला रही है उसे पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। और इनका मेन पर्पस क्या है? लोगों को ज्यादा से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करना। तो जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है वो पब्लिक सेक्टर में ये फ्री में भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप गवर्नमेंट के पार्क्स में जाके बैठ जाते हो, ठीक है, गवर्नमेंट है तो फ्री में आप वहां पे आराम से बैठे होते हो। फ्री में आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हो तो बहुत सारी फैसिलिटीज फ्री में प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो तो बहुत सारी फैसिलिटीज, बुक्स वगैरह आपको फ्री में प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर का मेन पर्पस है, उनका मेन पर्पस सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कराना है, ताकि हमारे देश के लोग, गरीब लोग जो हैं वो भी आगे बढ़ सके और देश की डेवलपमेंट हो सके, और फिर आगे चल के वो लोग भी देश की डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ग्रुप और इंडिविजुअल काम करता है और मेन मोटिव इनका सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है। क्योंकि अब ये प्राइवेट लोग भी क्या करें, है ना, इन्वेस्टमेंट इतनी करनी पड़ती है, जैसे करोड़ों रुपए ने इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तो कमाना तो पड़ेगा ना इन्हें, ताकि उन्होंने जो भी खर्चा किया है उसको वापस से अर्न किया जा सके, ठीक है। तो वो बेचारे भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स को चलाने के लिए भी पब्लिक की जरूरत पड़ती है। अगर इनके पास, मान लो प्राइवेट सेक्टर्स के पास अच्छी रोड्स नहीं होंगी, अच्छी पानी की फैसिलिटीज नहीं होगी, बिजली की फैसिलिटीज नहीं होगी जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, तो बिना पब्लिक सेक्टर के क्या प्राइवेट सेक्टर चल सकते हैं? तो प्राइवेट सेक्टर को भी चलाने के लिए पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। आगे चलते हैं। आई होप आपको ये ओनरशिप के जो 2 सेक्टर्स हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द गवर्नमेंट प्रोवाइड अस ऑल दिस? हमें जो गवर्नमेंट है इन सारी चीजों को कैसे प्रोवाइड करती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, वाटर, रोड्स, रेलवेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड दीज सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ वेरी लो प्राइस।
ठीक है, कैसे प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट? या तो फ्री, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारी फ्री फैसिलिटीज मिल रही है, हॉस्पिटल्स में फ्री फैसिलिटीज मिल रही है, जो भी गवर्नमेंट के सेक्टर्स होते हैं उनमें मोस्टली चीजें फ्री होती हैं या फिर बहुत ही कम प्राइस में हमें मिलती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट अब इन सारे खर्चों को निकालने के लिए कुछ तो करेगी ना। गवर्नमेंट हमें इतनी सस्ती कीमत में कैसे सारी चीजें प्रोवाइड करा रही है, कैसे कर पा रही है? वो हम लोगों से ही टैक्स लेके कर पा रही है। तो हम लोगों से गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लेती है। ठीक है, और इसी वजह से जो गवर्नमेंट है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाती है। इन सारी सर्विसेज को हमें प्रोवाइड कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट उठाती है वो इसी वजह से उठा पाती है कि वो हम लोगों से पहले टैक्स लेते हैं, उसके बाद हमें फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर वेरी लो प्राइस में इन सारी सर्विसेज को हमें प्रोवाइड करा पा रहे हैं। क्लियर एवरीवन? चलते हैं आगे। तो लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं, लोगों से ही टैक्स लिया जा रहा है, तब वो फैसिलिटीज इनको लोगों को हम लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर्स वाले जो लोग हैं, अब आप देख सकते हो इन्हें भी पब्लिक सेक्टर्स की जरूरत होती है। अब ये बेचारे कहाँ से फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं? प्राइवेट वाले कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे? अभी आप लोगों से टैक्स तो लेते नहीं है, तो कैसे कराएंगे फ्री में आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड? ठीक है ना, ये फ्री में करा सकते हैं ना वेरी लो कॉस्ट पे करा सकते हैं, इसलिए इन्हें अपनी कॉस्ट हाई रखनी पड़ती है क्योंकि ये इन्वेस्ट करते हैं करोड़ों रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। ये कोई टैक्स नहीं ले रहे आप लोगों से, इसलिए इन्हें भी जरूरत है पैसों की, इसलिए इनका जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी जो मनी है वो इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर एवरीवन? इसीलिए ये प्राइवेट सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर से इतने डिफरेंट होते हैं और इसीलिए कम प्राइस में आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करा पाते। तो ये आज का हमारा चैप्टर था, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आई होप यू क्लियर एवरीवन। यहाँ आप देख सकते हो एक माइंड मैप, गवर्नमेंट ने फ्री में पानी हमें प्रोवाइड कराया है, लेकिन प्राइवेट कंपनी ने पानी हमें प्रोवाइड कराया बहुत ही हाई प्राइस में। गवर्नमेंट फ्री में करा रही है और ये एक बोतल पानी प्राइवेट वाले 30 रुपए में करा रहे हैं। ठीक है, सो इन सच अ सिचुएशन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इन सारी सिचुएशन में ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रोवाइड दीज बेसिक सर्विसेज। तो इन सिचुएशन में गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम बेसिक चीजें वो सभी लोगों को, अपने सभी सिटीजन्स को कम से कम बेसिक चीजें वो फ्री ऑफ कॉस्ट या एट वेरी लो कॉस्ट में प्रोवाइड कराए, क्योंकि सारे लोग प्राइवेट की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत पुअर होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वो प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ नहीं जा पाते। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सारे सिटीजन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत ही कम प्राइस में फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। चैप्टर का नाम था सेक्टर्स ऑफ मेन सेक्टर्स। जो भी जितने भी मेन सेक्टर्स है सारे सेक्टर्स हमने पढ़ा दिए। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये चैप्टर था। आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर समझ आ गया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। जिसका जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और एक इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है AM इंस्टीट्यूशन के नाम से, उसे फॉलो करो।